Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। और लास्ट लेक्चर में हमने रेनफॉल को पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि स्लीट क्या होता है, स्नो क्या होता है, हेल स्टॉर्म्स कैसे बनते हैं, करेक्ट। और आज हम उसी का थोड़ा एक डायग्राम देख लेते हैं, जिससे आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो देखो क्या होता है। रेन, सबसे पहले हम देखते हैं कि रेन कैसे पड़ता है। कि भाई ये क्लाउड्स हैं, ठीक है। और क्लाउड्स जो होते हैं वो बहुत ही हाइट पे होते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही डाउन होता है। तो लेट से यहाँ यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर आइस के ड्रॉपलेट्स गिरना स्टार्ट हुए, ठीक है। लेट से कि ये काफ़ी ऊपर टेम्परेचर पर है और यहाँ पे जो स्नो है यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, ठीक है। जो अपने आइस क्रिस्टल्स हैं, इतना इतना वो फ्रीज़ हो गया था कि यहाँ पे आइस क्रिस्टल्स बन गए। तो यहाँ से वो गिरना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जब वो डाउन जाएगा, जब वो नीचे आएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा कि ये देखो वार्म एयर का लेयर आ गया। यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा, ये जो आइस क्रिस्टल था वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये पूरा ऊपर से नीचे तक, अगर पूरा ऊपर से नीचे तक वार्म एयर का लेयर इसको मिल रहा है, तो ये एज अ रेन ड्रॉपलेट नीचे गिर जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रेन, करेक्ट। अब दूसरा केस बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग रेन। फ्रीजिंग रेन क्या होता है कि देखो अब क्या हुआ, वार्म एयर यहाँ बीच में उसको मिल गया, तो वो क्या हो गया, वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया, करेक्ट। फिर जब वो नीचे आया ना, नीचे आया तो उसको ठंडा लेयर मिल गया। ठंडा लेयर मिलने की वजह से क्या हुआ, ये जब एक्चुअली यहाँ आइस के क्रिस्टल पे पड़ा तो ये फ्रीज़ हो गया। तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग रेन। कुछ भी नहीं है, बेसिक सा कंसेप्ट है। और फिर एक आता था स्लीट। हमने स्लीट पढ़ा था। स्लीट हमने यही पढ़ा था ना कि ये आइस का क्रिस्टल है। तो ये जो नीचे वाली लेयर है, ये जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे होती है। तो जब ये रेन ड्रॉपलेट इस लेयर में आता है, तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जब गिरता है तो एज अ आइस क्रिस्टल गिरता है, जिसको हम बोलते हैं स्लीट। यही पढ़ा था ना हमने। यही मैंने बताया था कि भाई रेन ड्रॉपलेट होता है वो इस लेयर में जब आ जाता है, जब उसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, तो वो जब गिरता है, इट इट फॉल्स एज आइस क्रिस्टल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लीट। दैट इज़ कॉल्ड स्लीट। और फिर एक आता है स्नोफॉल। स्नोफॉल तो ऊपर से नीचे तक जब पूरा का पूरा कोल्ड होता है और 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, तो जो रेनफॉल होती है वो एज अ स्नोफॉल होती है ना। वो एज अ स्नो गिरता है, जो भी प्रेसिपिटेशन होता है वो एज अ स्नो गिरता है, ठीक है। तो ये थ्रू आउट द कोल्ड एयर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले वार्म एयर आया तो वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हुआ, फिर कोल्ड एयर आ गया तो वो एज अ आइस क्रिस्टल गिरा। और फिर यहाँ पे थ्रू आउट द वार्म एयर, ठीक है, तो रेन होता है, ठीक है। तो अब हम टाइप्स ऑफ रेनफॉल पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ रेनफॉल कैसे होते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, ठीक है। तो वो भी एक टाइप है इसका। कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या होता है कि लैंड पहले सनरेज से इंटेंस हीटअप होती है। फिर लैंड जब हीटअप हो जाती है तो एयर जो उसके कांटेक्ट में आती है वो कंडक्शन से हीट होती है। फिर जब वो कंडक्शन से हीट हो जाती है तो वो राइस करती है। जब वो राइस करती है तो वो अपनी हीट सराउंडिंग लेयर्स को देती चली जाती है। और फिर क्या होता है, ये कूल डाउन हो जाती है, एयर कूल डाउन हो जाती है तो क्लाउड्स बनाती है, क्योंकि ये वाटर वेपर साथ में लेके कैरी कर रही थी। और वाटर वेपर क्लाउड्स बनाने के बाद जब ये और कूल डाउन होती है, तो फिर क्या होता है, उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सेचुरेशन पे रीच कर जाता है। और उसके बाद वो रेनफॉल कर देती है एक्सेस वाटर वेपर का। तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल, है ना। ये था कन्वेक्शनल रेनफॉल, जो नॉर्मल होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल, राइट। ये इस टाइप से होता है ना, लैंड हीटअप किया, क्लाउड बने और फिर रेनफॉल हो गया आपका, ठीक है। ये है कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। अब देखते हैं, एक आता है ओरोग्राफिक और रिलीफ रेन। अब ये ओरोग्राफिक और रिलीफ रेन क्या होता है देखते हैं। तो जो माउंटेन्स होते हैं ना, मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर्स में किसी न किसी लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि जो माउंटेन्स पे रेनफॉल होती है उसको हम बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोजेनी क्या था, ओरोजेनी याद है जब हम पढ़ रहे थे कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग और जब ओशियन फ्लोर का हमने देखा था, तो हमने देखा था कि ओरोजेनी क्या होता है। ओरोजेनी इज माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, उसी को ओरोजेनी बोलते हैं। तो ओरोजेनिक रेनफॉल क्या होगी, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होगी, जो माउंटेन पे रेनफॉल होती है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल है। तो अब ये होती कैसे है, बहुत ही सिंपल है। कैसे होती है, देखो ये माउंटेन है, ठीक है। यहाँ ओशियन है आपका,
यहाँ से विंड आ रही है, मॉइस्ट विंड आ रही है और ये इसके ऊपर चढ़ रही है। तो ये मैंने बता चुका हूँ, ये सेम कंसेप्ट मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ कि ये भाई माउंटेन है। जब यहाँ से मॉइस्ट विंड आती है तो इट इज़ फोर्स्ड टू असेंड अप द माउंटेन, तो वो माउंटेन के ऊपर चढ़ती है। और जब माउंटेन के ऊपर चढ़ती है तो वो उसका हाइट बढ़ रहा होता है ना। यहाँ पे ये इस साइड पे था और यहाँ पे इस साइड पे है। तो जब हाइट बढ़ेगा तो क्या होगा, हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर डाउन होगा तो क्लाउड्स बनेगी, क्योंकि कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा तो फिर डाउनपोर होगा। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ओरोग्राफिक और रिलीफ रेन। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। सैचुरेटेड एयर मास कम्स अक्रॉस अ माउंटेन, इट इज़ फोर्स्ड टू असेंड एज इट राइजेस। ठीक है, इट इज़ फोर्स्ड टू असेंड एज इट राइजेस, करेक्ट। इट एक्सपैंड्स, एक्सपैंड करती है वो, ठीक है, जब राइज करती है तो एक्सपैंड करती है। द टेम्परेचर फॉल्स, जस्ट अ मिनट, द टेम्परेचर फॉल्स एंड द मॉइस्चर इज कंडेंस्ड। ठीक है, आफ्टर गिविंग रेन ऑन द विंडवर्ड साइड व्हेन दीज विंड्स रीच द अदर स्लोप दे डिसेंड एंड देयर टेम्परेचर राइजेस। ठीक है, जब ये यहाँ पे, जब ये यहाँ पे चढ़ जाती है, उसके बाद जब ये रेनफॉल हो जाता है, उसके बाद ये डिसेंड करती है जब, तो जब ये डिसेंड करती है तो क्या होता है, इसका टेम्परेचर फिर से बढ़ता है। टेम्परेचर जब फिर से बढ़ता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है, और सिंस ये नीचे आ रही है तो प्रेशर भी बढ़ता है ना। हमने पढ़ा था ना कि जब नीचे आती है, नीचे वाले एयर कॉलम पे ज़्यादा प्रेशर लगता है, तो प्रेशर भी इसका बढ़ जाता है, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और इसका मॉइस्चर भी ख़त्म हो चुका होता है, क्योंकि रेनफॉल तो सारा इधर हो चुका होता है। तो यहाँ पे जो इसके लीवर्ड साइड पे विंड ब्लो करती है ना, ये बहुत ही ड्राई होती है, ड्राई होती है, और मतलब रेनफॉल लगभग नील के बराबर होता है। तो इस यहाँ पे जो एरिया क्रिएट होता है इसको हम बोलते हैं रेन शेडो एरिया। रेन शेडो मतलब कि यहाँ पे रेन पड़ नहीं रही है। ठीक है, आफ्टर गिविंग रेन ऑन द विंडवर्ड साइड दीज विंड्स रीच द अदर स्लोप एंड दे डिसेंड एंड देयर टेम्परेचर राइजेस। ठीक है, देन देयर कैपेसिटी टू टेक इन मॉइस्चर इंक्रीजेज एंड हेंस दीज लीवर्ड स्लोप रिमेन्स रेनलेस एंड ड्राई। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है वो। जब ये माउंटेन से नीचे उतरती हैं एयर, तो अब इसने पूरा प्रेसिपिटेशन तो इधर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये नीचे आती है तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर का मॉइस्चर होल्ड करने का कैपेसिटी, वाटर वेपर होल्ड करने का कैपेसिटी और बढ़ जाएगा, है ना। और बढ़ जाएगा तो वो रेनफॉल तो कभी करेगी नहीं, क्योंकि वो तो और मॉइस्चर ले सकती है, जितना मॉइस्चर ले पाए उतना मॉइस्चर ले सकती है। तो यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है। इसी को हम बोलते हैं रेन शेडो एरिया, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स। डेजर्ट्स में रेनफॉल क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे रेन शेडो एरिया में लाई करते हैं। समझ में आ रहा है। मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स आप देखोगे तो यहाँ पे माउंटेन चेन होता है और फिर यहाँ पे लाई करते हैं, और यहाँ पे कोस्ट होता है। सहारा देखोगे, सहारा जो डेजर्ट है अपना, सहारा में क्या है, सहारा यहीं पे तो है, यहाँ पे पानी है, ये माउंटेन चेन है इसका, माउंटेन्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डेजर्ट है पूरा का पूरा। ठीक है, तो इस टाइप से है। ठीक है, फिर एक आता है ये भी, एक साइक्लोनिक रेनफॉल भी आती है। साइक्लोनिक रेनफॉल हमने पढ़ा था ना जब हम ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पढ़ रहे थे। जब हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे पढ़ा था ना कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, कि भाई वार्म एयर फ्रंट जो है वो कोल्ड एयर फ्रंट के ऊपर आ जाता है, जिसको हम बोलते थे ऑक्लूडेड फ्रंट, है ना। ये ऑक्लूडेड फ्रंट होता था, और फिर ये जब वार्म एयर ऊपर राइज कर जाती है कोल्ड एयर के, तो वो क्लाउड्स बना के प्रेसिपिटेशन करती है। तो उसको हम क्या बोल रहे थे, उसको हम बोल रहे थे साइक्लोनिक रेनफॉल। दैट वाज कॉल्ड साइक्लोनिक रेनफॉल। इसी यही यही कंसेप्ट होता है कि एयर आती है, सर्कल करती है, और फिर ऊपर जाके रेनफॉल करती है। तो ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ टू डिफरेंट एयर मासेस, हमने देखा था कन्वर्जेंस हो रहा था, कोल्ड एयर मास आ रहा था, वार्म एयर मास आ रहा था, फिर एक दूसरे के ऊपर ये चढ़ गए, है ना। एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, याद है जब हम लोग वो पढ़ रहे थे, जब हम लोग हम ये पढ़ रहे थे कि जब कोल्ड एयर मास आता है वार्म एयर मास के ऊपर, तो वार्म एयर मास यहाँ से राइज़ करता है, और राइज़ करता है तो फिर रेनफॉल करता है ना। ये हमने पढ़ा था ना। हमने जब कोल्ड फ्रंट जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था ना, ये कोल्ड फ्रंट है, ये वार्म फ्रंट के पास आ रहा है, और तो जब ये वार्म फ्रंट के पास आता है ये कोल्ड फ्रंट, तो वार्म फ्रंट ऊपर राइज़ करता है, और जब राइज़ करता है तो यू नो वार्म एयर कंडेंस होती है, और कंडेंस होती है तो रेनफॉल होती है। तो इसी को ही साइक्लोनिक रेनफॉल बोलते हैं। समझ में आ रहा है। इसी टाइप से जो फ्रंट से बनते हैं ना, जो वार्म और कोल्ड एयर फ्रंट से बनते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, साइक्लोनिक रेनफॉल। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें रेनफॉल का, तो हमको ये दिखेगा कि देखो ये 30 है, यहाँ पे आपका 45 डिग्री लैटीट्यूड है, दिस इज़ 45। तो आप देखो कि ये 35 to 40 जो है, मतलब ऐसा ये वाला मान लो, ये वाले रीजन में, इस वाले रीजन में, यहाँ से यहाँ तक के रीजन में जो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट है,
ये वाला, यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है, दिस इज़ 800 to 1600 सेंटीमीटर्स, यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि 35 to 40 वाला जो लैटीट्यूड है वहाँ के ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है। और फिर यहाँ से मैं ऊपर बढ़ूँ अगर ये वाले रीजन में, इस वाले रीजन में, तो इस वाले रीजन में आपको दिखेगा कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि 35 to 40 जो है इस लैटीट्यूड में वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा होती है, और 45 to 60 आपके जब 35 to 40 है तो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, और जब 45 to 60 हम जाते हैं तो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है। यही चीज़ साउथ में भी होल्ड करती है, ठीक है। वहाँ पे तो खैर कम है, तो आप देखोगे ये देखो ये यहाँ पे आपके इधर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है ना। तो इस टाइप से। और दूसरा हमको ये पता है कि कोस्टल रीजन्स में ऑब्वियसली ज़्यादा होती है रेनफॉल, क्योंकि वो जस्ट सी के पास होते हैं, तो सी के पास होते हैं तो जितने भी क्लाउड्स बनते हैं वो सारे जब यहाँ पे आके अपना प्रेसिपिटेशन करते हैं तो मोस्टली यहीं पे ही रेनफॉल होता है। जब विंड्स अंदर जाती हैं तो तब वो अपना मॉइस्चर लूज़ करके जाती हैं, तो एक्चुअली कम होता है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन, है ना। मुंबई में इसीलिए बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है ना, क्योंकि वो कोस्ट पे है। तो कोस्टल रीजन्स में इंटीरियर कॉन्टिनेंट से ज़्यादा पड़ती है, ये तो हमको मालूम है। और हमको ये भी मालूम है कि ओशियंस में लैंड मास से ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि जो क्लाउड्स बनते हैं वो क्लाउड्स तो ओशियंस के ऊपर ही बनते हैं, तो मोस्ट ऑफ द रेनफॉल वो वहीं पे कर देते हैं, ठीक है। और फिर मैंने जैसा बताया आपको कि जो लैटीट्यूड्स हैं 35 to 40 जो हैं वो ऑन एन रेन इज़ हैवियर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, तो 35 to जो 40 वाले हैं वो ईस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा रेनफॉल करते हैं, इधर ज़्यादा कर रहे हैं रेनफॉल, करेक्ट, इधर इस साइड ज़्यादा कर रहे हैं। और 45 to 65 जो हैं वो वेस्टर्लीज की वजह से जो यहाँ पे रेनफॉल है वो ज़्यादा है 45 to 60, ठीक है। तो अब इसमें इसका रीज़न बताया कि ये क्यों है, यहाँ पे रेनफॉल क्यों ज़्यादा है, वेस्ट पे रेनफॉल क्यों ज़्यादा है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो विंड्स ब्लो करती हैं, हमने पढ़ा था ना कि जो विंड्स ब्लो करती हैं एक 30 to 0 था, फिर आपका 60 आया था, फिर यहाँ 90 आया। तो यहाँ पे जो विंड्स ब्लो कर रही थी वो क्या थी, वेस्टर्लीज थी ना, यहाँ पे वेस्टर्लीज ब्लो कर रही थी, और यहाँ पे ये आपकी नॉर्थ ईस्ट स्ट्रेट विंड्स ब्लो कर रही थी। ये अगर 0 डिग्री में मानूँ जो हमने पीछे पढ़ा, तो ये जो विंड्स हैं ये अपना मॉइस्चर लेके इधर आती हैं, मतलब ये ऐसे ब्लो करती है ना विंड्स, तो ये हैं वेस्टर्लीज आपकी। तो इसीलिए आप देखोगे कि 35 to 40 में वेस्टर्न कॉन्टिनेंट्स पे ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दीज वेस्टर्लीज विंड्स। तो ये वेस्टर्लीज जो हैं वो अपना मॉइस्ट एयर यहाँ पे आके प्रेसिपिटेट करती हैं, इसीलिए यहाँ पे 45 to बेसिकली 60 यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है वेस्टर्न साइड पे, ठीक है। एंड वेन एवर माउंटेन रन्स पैरेलल टू द कोस्ट द रेन इज ग्रेटर ऑन द कोस्टल प्लेन एंड ऑन द विंडवर्ड एंड इट डिक्रीजेस टुवर्ड्स द लीवर्ड साइड। ये तो पिछले कंसेप्ट में हमने पढ़ी लिया था, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।